हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक कोट ध्यान में आ रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। तो ये कोट तो है बहुत सिंपल और छोटी सी, लेकिन बहुत ही गहरा मतलब लेकर अपने साथ आती है। किस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग लोग, विभिन्न प्रकार के लोग आपस में एक अच्छी फीलिंग करके यूनाइट रह के रह सकते हैं, है ना। वैसे हमारे देश तो जाना ही जाता है इसी चीज़ के लिए, भारतवर्ष जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है कि यहाँ पर विभिन्न रिलीजन्स हैं, विभिन्न कास्ट हैं, विभिन्न कलर्स भी हैं, लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन स्टिल एक चीज़ है जो हमें यूनाइट करती है, वो है हमारा देश भारत। इसी कोट के साथ क्या आपने कभी सोचा है कि विभिन्नता क्यों ज़रूरी होती है, वेरिएशन क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि वेरिएशन हम सबको अलग बनाती है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो हम और आप सब एक जैसे होंगे, सब एक जैसी ही गलतियां कर रहे होंगे, सब एक जैसी ही अच्छाइयां कर रहे होंगे, तो सोसाइटी एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी। इसमें कभी इनोवेशन नहीं हो सकता, इसमें कुछ नवीनता नहीं आ सकती, कुछ नया नहीं हो सकता। इसीलिए विभिन्नता ज़रूरी है और इस विभिन्नता को बनाए रखने का काम है हम यानी कि प्लांट ब्रीडर्स का। तो सो फार हमने बहुत सारी बातें की हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, एंथर स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आपको अभी तक समझ आ गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबिलिटी की। एक्चुअली नॉट वेरिएबिलिटी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर समझेंगे, लेकिन ये कैसे वेरिएबिलिटी से रिलेटेड है। जी हाँ, क्योंकि विभिन्नता प्रकट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कभी कभी हमें कुछ और नया करना पड़ता है, एक नई कोशिश करनी पड़ती है, कहीं रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर वेरिएबिलिटी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, प्रयास एक कोशिश, जहाँ पर हम मिलते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 अपने प्लांट साइंसेस टॉपिक्स के साथ। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है, टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, और डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जस्ट क्लिक दैट लिंक एंड you will be able to download this application। साथ साथ आपके डिस्क्रिप्शन में CUET बैचेस के लिंक भी गिवन होंगे। So if you are preparing yourself for CUET exam, you can enroll in these batches also। और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 और साथ साथ प्रेस बेल आइकन, ताकि सारी प्रयास क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास जाए और आप टाइमली क्लास में आए, ताकि हम हर कंसेप्ट को उसके रूट से समझ सके और कुछ भी मिस ना हो। अगले साल तक हमारी तैयारी ऐसी हो कि भाई अगर कहे कोई पूछे, यू विल बी लाइक यस, ये मीनाक्षी मैम ने पढ़ाया है, ये इसका आंसर मुझे आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सो टुडेज टॉपिक इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है? सोमैटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे दो प्रकार के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स जैसे मेरे स्किन के सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स जिनमें 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, और जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स जो हैप्लॉइड्स होते हैं, जिनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, जिनमें सिर्फ 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एक स्पर्म या फिर पॉलन फीमेल यानी कि एग से फ्यूज होता है, और ये 2 हैप्लॉइड सेल एक साथ मिलकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि इट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोमैटिक यानी कि हमारे जो नॉर्मल डिप्लॉयड सेल्स हैं, जैसे मेरे स्किन के सेल्स हैं, मेरे हेयर के सेल्स हैं, जो भी सोमैटिक सेल्स हैं, अगर हम 2 अलग अलग तरीके के सोमैटिक सेल्स को मिला देते हैं तो ये एक सोमैटिक हाइब्रिड बन जाता है। चलिए तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
Production of hybrid plants through the fusion of protoplast of two different plant species is called somatic hybridization. तो somatic hybridization में दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को मिक्स किया जाता है और उससे आपको जो एक नया सेल मिलता है जो दोनों के न्यूक्लियर जीन्स और साइटोप्लाज्म से फ्यूज होकर बना है, इसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, है ना। तो सोमैटिक हाइब्रिड जो है हमें क्यों बनाने होते हैं या कैसे बनाने होते हैं, उससे पहले हम समझेंगे कि हमने इसमें एक टर्म का यूज किया है प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? एक नॉर्मल सेल जिसकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना, साइटोप्लाज्म वही है, न्यूक्लियस वही है, अदर सेल ऑर्गेनेलीज वही है, लेकिन उसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। यानी कि घर का फर्नीचर, घर की फ्लोर सब है लेकिन घर की दीवारें हट गई हैं। ऐसे सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब आप प्रोटोप्लास्ट कैसे आइसोलेट करेंगे, यानी कि पहले प्रोटोप्लास्ट कैसे बनाएंगे, तभी तो उनका फ्यूजन करके हाइब्रिड बनाएंगे। So here we will be reading about the isolation of a protoplast. प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप कोई एक्सप्लांट लेंगे, यानी कि प्लांट का कोई पार्ट लेंगे। उस प्लांट के पार्ट को आप स्टेरलाइज करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद उसे पील ऑफ करेंगे और 1 सेंटीमीटर के पीसेस उससे लेंगे, है ना। आपने अपने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में, स्कूलिंग में भी ये काम किया है। प्याज देती थी ना मैम, प्याज के ऊपर से वो वाइट जो ट्रांसपेरेंट सा छिलका होता था, हमें उसको उतार के माइक्रोस्कोप में देखना होता था, जिसमें हमें इसी तरीके के सेल्स नजर आते थे, है ना। तो बिल्कुल वही टेक्निक करनी है, यानी कि हमें थिन मैम्ब्रेन उससे निकालनी है, ट्रांसपेरेंट मैम्ब्रेन, और उसका भी बहुत छोटा सा पीस लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है इन सेल्स को हम इंक्यूबेट करते हैं एक एंजाइम मिक्सचर में, ठीक है। एंजाइम मिक्सचर में इनको इंक्यूबेट क्यों किया जाता है? ताकि वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए, राइट। द सेल्स एंड टिश्यूज आर इंक्यूबेटेड इन एंजाइम मिक्सचर फॉर 16 to 18 आवर्स। 16 से 18 घंटे तक हम इसको एंजाइम्स में रखते हैं। एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं कि हमें प्रोटोप्लास्ट मिले, यानी कि हमें जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे डिग्रेड करना है, सेल वॉल को डिग्रेड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको एंजाइम्स में इंक्यूबेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कौन से एंजाइम्स होंगे जिनमें हमें इंक्यूबेट करना पड़ेगा? तो द एंजाइम्स आर योर पैक्टिनेज, मेसाइरोजाइम्स, सेल्यूलेज एंजाइम, है ना। भाई सेल वॉल सेल्यूलेज की ही बनी होती है। अगर आप सेल्यूले और ये जो आप फ्रूट वॉल अगर देखेंगे तो उसमें पेक्टिन होता है ना। तो ये पेक्टिनेज और सेल्यूलेज की आपको हेल्प पड़ती है। जैसे क्या होता है कि ऊपर की जो सेल वॉल है वो रिमूव हो जाती है, साथ ही साथ पेक्टिन आपको जो है मिडिल लैमेला में भी मिलता है ना। तो इनको रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे कि सेल वॉल में सेल्यूलोज है तो सेल्यूलेज उसे डाइजेस्ट करेगा, पैक्टिन है तो उसे पेक्टिनेज डाइजेस्ट करेगा, और 16 से 18 घंटे हम इसमें डाइजेशन होने के लिए रख देते हैं। तो नॉर्मल हमारा सेल, प्लांट सेल ऐसा होता है जिसमें प्रॉपर आपके जो है मैम्ब्रेन्स होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो ग्रीन मैम्ब्रेन आपको आउटर मैम्ब्रेन दिख रही है, अगर ये गायब हो जाए, है ना, बाकी स्ट्रक्चर सब ऐसा ही है, तो इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अपने एंजाइम्स में तो रख लिया। व्हाट आर द अदर कंडीशंस दैट यू नीड टू गिव इज, आपको पीएच जो है 4.7 to 8 मेंटेन रखना है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, नियर बाय रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रखना है। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको सॉर्बिटॉल का यूज करना है, ठीक है। और सम स्पीशीज नीड्स हेमीसेलुलेज, कुछ स्पीशीज को हेमीसेलुलेज एंजाइम भी चाहिए होता है जिनमें हेमीसेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हेमीसेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेमीसेलुलेज का एंजाइम का यूज़ किया जाता है।
तो जब पहले आपने जो है बेसिकली एक मेम्ब्रेन निकाली, स्टेरिलाइज की, फिर उसको एंजाइम रिएक्शन में रखा विद प्रॉपर पीएच, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, ताकि अच्छे से उसका जो है डाइजेशन हो सके, है ना। तो डाइजेशन हो गया। अब इसमें CaCl2 भी ऐड किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी अच्छी स्टेबिलिटी के लिए इसमें CaCl2 ऐड किया जाता है। और जो आपको नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिल रहे हैं, अब जो प्रोटोप्लास्ट बन गए हैं ना, जिनकी सेल वॉल पूरी डाइजेस्ट हो चुकी है, these devoid of the cell wall are gradually released in the एंजाइम मिक्सचर। अब एंजाइम मिक्सचर में ऐसे सेल भी हैं हमारे पास जिनके पास सेल वॉल नहीं है, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट बन चुके हैं। ऐसे सेल भी हैं जिनमें प्रोटोप्लास्ट अभी नहीं बना है, सेल वॉल अटैच्ड है, अभी डाइजेशन चल रहा है ना। तो जो प्रोटोप्लास्ट बना है इन्हें हम वॉश आउट करेंगे। The protoplast are washed to remove the enzymes and the debris। जो भी वहाँ पर डाइजेशन के टाइम पर जो भी निकला है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकला है, डेब्रीज निकली है ना, या आपके जो एंजाइम्स आपने डाले हैं, अगर ये एंजाइम्स आप डालते रहेंगे तो डाइजेशन चलता रहेगा। नाउ यू वांट टू स्टॉप दिस, है ना। तो आप इन प्रोटोप्लास्ट की वॉशिंग करते हैं विद डिफरेंट केमिकल्स, जिससे क्या होगा, ये एंजाइम्स रिमूव हो जाएंगे, डेब्रीज रिमूव हो जाएगी। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो डेब्रीज नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। और फिर हम उस सॉल्यूशन से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेंगे। तो हमारे प्रोटोप्लास्ट कुछ इस तरीके के दिख रहे होंगे, बिल्कुल बबल्स जैसे, जैसे पानी के बबल्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो आपको अब नहीं दिख रही है ना। तो आपने आइसोलेट कर लिया प्रोटोप्लास्ट को। नाउ जो ये प्रोटोप्लास्ट आपने निकाला है, इसको एक सूटेबल कल्चर मीडिया पर रखना है, ठीक है। इसको सूटेबल मीडिया पर रखना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो इट, है ना। आपको ये ग्रो करना है, आपको इसे ज़िंदा रखना है। ज़िंदा रखने के लिए इस बेचारे को खाना चाहिए होगा, है ना। किसी को आप जेल में रख रहे हैं तो भी खाना देते हैं कि वो ज़िंदा रहे, तो इस प्रोटोप्लास्ट को भी खाने की ज़रूरत है, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया की ज़रूरत है। एक सॉलिड सरफेस होना चाहिए, इसलिए इसमें अगार भी आपको डालना है ताकि वो सॉलिड सरफेस रहे। और अगर आप इस प्रोटोप्लास्ट को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं ना इसी न्यूट्रल मीडिया पर, तो 2 से 4 दिन में इसकी सेल वॉल फिर से बननी शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते आज प्रोटोप्लास्ट बना के रखा है और एक वीक के बाद हम इसका फ्यूजन कर देंगे। 2 से 4 दिन के बाद इसकी सेल वॉल वापस से रिफॉर्म होने लगती है। सो बिफोर दैट सेल वॉल इज रिफॉर्म्ड, आपको इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को क्या करना है, फ्यूज कराना है इफ़ यू वांट टू मेक अ सोमैटिक हाइब्रिड, अगर आप एक सोमैटिक हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट को अगर आप फ्यूज कराना चाहते हैं, उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके से आप प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा सकते हैं। One of them is high pH and high calcium ions। अगर आप सोल्यूशन में अपना pH हायर रखते हैं और साथ ही साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस रखते हैं, इनकी हेल्प से कई बार प्रोटोप्लास्ट इजीली फ्यूज हो जाते हैं। Protoplasm mixture is subjected to high pH, that is almost 10.5 pH, and high calcium concentration, that is 50 millimole per liter concentration at 37 degrees Celsius for 30 minutes। अगर 30 मिनट, आधे घंटे के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर इस कंडीशन में आप 2 प्रोटोप्लास्ट को रख सकते हैं, तो ये आपस में फ्यूज होने के चांसेस बनाते हैं। And the moment the 2 protoplasts are fused, you will get somatic hybrids। आपको somatic hybrids मिलेंगे। सेकेंड, चलो ये टेक्निक नहीं पसंद आई तो दूसरी आजमा के देख लेते हैं। See guys, these are just hit and trial method। किसी भी प्रोसीजर में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। हजारों जो सेल्स होंगे उनमें से कोई एक सेल फ्यूज होता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन सेल एंड गो वर्किंग विथ इट, है ना। तो ये बहुत ही टीडियस और लेबरस टास्क होता है, इतना आसान नहीं होता जितना आपको पिक्चर्स में दिखाया जाता है या जितना इजीली हमें प्रेजेंटेशन में मेंशन्ड है, ठीक है। The second thing we can use here is PEG, polyethyl glycol। Now this PEG is a compound which can be used for in the mixture 28 to 50% PEG for 15 to 30 minutes।
ग्रेजुअल वॉशिंग एंड वॉशिंग विद एल्कलाइन कंटेनिंग कैल्शियम, पहले हम इसमें पीईजी डालेंगे और फिर इसकी ग्रेजुअल वॉशिंग करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उससे भी क्या होगा, उससे दो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये पीईजी और बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि अगर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने हैं, तो एक होता है ना कि आप छोटे से प्लांट को ही, एक बच्चे को ही आप उस तरीके से पालते हैं कि इसको बड़ा होकर ये करना है ना, राजा बनना है, तो राजकुमार को इसी तरीके से पाला जाता है। तो ऐसे ही उस छोटे से प्लांटलेट को ड्रॉट कंडीशन दी जाती है, आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशन दी जाती है कि उसे कॉम्बैक्ट करना आए, अपनी जीन्स को एक्टिवेट करना आए, है ना। तो उसके लिए ये पीईजी ही यूज़ किया जाता है जो उसे आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशन में लेकर जाता है। तो पीईजी बहुत जगह यूज़ होता है। नाउ अगर आपने हाई पीईजी और कैल्शियम आयंस का यूज़ किया है तो दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो सकते हैं, है ना। देखो ये आप देख रहे हैं ना, दो सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल जो रेड थी ये यहाँ पर रिमूव हो गई है क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट बन गए हैं। अब एक प्रोटोप्लास्ट के पास ब्लू कलर के जीन्स हैं, दूसरे प्रोटोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर के जीन्स हैं, और जब ये फ्यूज होंगे तो ये दोनों जीन्स आपस में मिल जाते हैं, यानी कि पर्पल ग्रीन सब मिक्स हो जाएगा, तो ये एक सोमैटिक हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो न्यूक्लियर जीन, साथ ही साथ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियर जीन्स तो कंबाइन होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म मेनली कम्स फ्रॉम द मदर सेल। साइटोप्लाज्म जो है मेनली मदर सेल से आता है, लेकिन इसमें दोनों ही जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म भी 50-50 होते हैं, इसलिए इसको सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, द अदर एंड द थर्ड टेक्निक इज इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक। ये इलेक्ट्रोपोरेटर में की जाती है, जो कि इस तरीके की एक मशीन होती है। बेसिकली यू गिव करंट टू द प्रोटोप्लास्ट। आप प्रोटोप्लास्ट को जब करंट देते हैं तो बेचारा डर जाता है ना, इधर उधर भागता है, तो दूसरे प्रोटोप्लास्ट के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपको एक सोल्यूशन में रखना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड द करंट, है ना। दो प्रोटोप्लास्ट को पास लाने के लिए आपको शॉर्ट, थोड़ा लंबा और कम करंट देना होता है, जिसकी इंटेंसिटी कम होती है। जब वो पास आ जाते हैं और उन्हें फ्यूज़ करवाना होता है तो एक हाई इम्पल्स दी जाती है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। लो वोल्टेज फॉर ब्रिंगिंग देम नियर एंड शॉर्ट हाई इम्पल्स फॉर फ्यूजन। फ्यूजन के लिए शॉर्ट और हाई इम्पल्स दी जाती है। ये एक मशीन में देनी है, ऐसे ग्लास में प्रोटोप्लास्ट डाल के ऐसे दो वायर लेके बैठ जाइएगा। सो दिस टेक्निक इज़ मोस्टली यूज्ड एक्चुअली, है ना। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है इन द इलेक्ट्रोपोरेटर्स, सो दे कैन फ्यूज द टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक विच इज़ मॉडिफाइड इन द फॉर्म इज, यहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोपोरेटर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे कंपाउंड्स और सेल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डब्बे हैं, और हर सेल में एक अलग प्रोटोप्लास्ट होता है, सिंगल सिंगल सबके लिए एक रूम सा दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि इस तरीके के फ्यूजन नहीं होते, जैसे कि भाई ये सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन में कुछ रेड प्रोटोप्लास्ट है, कुछ ब्लू प्रोटोप्लास्ट है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देंगे, हो सकता है दो रेड और एक ब्लू एक साथ जुड़ जाए, है ना, या दो ब्लू ब्लू जुड़ जाएं, या दो रेड रेड जुड़ जाएं, ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट में आप अलग अलग एक एक सिंगल सिंगल प्रोटोप्लास्ट को डालते हैं तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं और आपके हाइब्रिड के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक मॉडिफाइड टेक्निक है इलेक्ट्रोपोरेटर की ही, जहाँ पर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देते हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट में एक ही प्रोटोप्लास्ट रखते हैं, तो इसमें आपके हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रोपोरेटर, क्योंकि उसमें दो सेम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो सकते हैं जो इसमें कम हो जाते हैं उसके चांसेस। सो दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट टेक्निक फॉर फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए तो आपको दो तरीके के हाइब्रिड मिल सकते हैं, सिमेट्रिक हाइब्रिड्स एंड एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स। सिमेट्रिक यानी कि बराबर, इक्वल, 50-50, है ना, समझ आ रहा है नाम से ही।
सिमेट्रिक हाइब्रिड्स आर डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जैसे कि ह्यूमन सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 एक सेल से आएंगे, 46 दूसरे सेल से आएंगे, है ना। दोनों जो आपके पेरेंट्स हैं उनके इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 50-50 कंट्रीब्यूशन है, दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए वहां पर आ रहा है, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक हाइब्रिड्स। वहीं एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? Asymmetric hybrids are the ones resulted from the preferential or unidirectional loss of chromosomes belonging to one of the fusion partners. दो सेल्स फ्यूज तो हुए थे, लेकिन टाइम के साथ हमने देखा कि एक का जेनेटिक कंटेंट ज़्यादा है और एक का कम है, या एक का बिल्कुल ही खत्म हो गया है और एक का ही जेनेटिक कंटेंट बचा है। तो ऐसे हाइब्रिड्स को एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स कहते हैं, राइट। आप कहेंगे मैम ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब दो फ्यूज किए हमने सेल तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक की जीन्स कहीं खो गई है? सो इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि डिफरेंट साइटोप्लाज्म में डिफरेंट न्यूक्लियस कई बार कंपैटिबल नहीं होते हैं, है ना। दिस टी शर्ट बिलोंग्स टू मी, तो ठीक है मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं इसमें कंपैटिबल हूँ, है ना। लेकिन हो सकता है ना कि किसी और की टी शर्ट मुझे दी जाए तो इट विल नॉट बी कंफर्टेबल, है ना, मेरे लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, छोटी रहेगी साइज में या बड़ी रहेगी साइज में। तो ऐसे ही, या आप किसी और के घर जाकर रहते तो आपको मन नहीं लगता, है ना, बुआ के घर भेज दिया मम्मी ने, बट आपका मन नहीं लगता है वहाँ पर। तो ऐसे ही डिफरेंट साइटोप्लाज्म में कभी कभी जीन्स का भी मन नहीं लगता है, उन्हें अपने साइटोप्लाज्म की आदत है, राइट। तो ऐसे में दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, और टाइम के साथ ही जीन्स खो जाती हैं, दे आर जस्ट गोन समवेयर विच कैन नॉट बी सीन इन द सेल। सेल छोटा सा है बट ये उसमें भी गुम जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स। इसमें आपने बल्बोसम टेक्निक का नाम सुना होगा, है ना। तो व्हाट इज दिस बल्बोसम टेक्निक एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स में? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। वैसे भी पिछली 2 क्लास से आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज बल्बोसम टेक्निक, तो ये आपको मुझे बताना है, और ये एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स में यूज होती है। दिस किस किस के बीच क्रॉस होता है, क्या किया जाता है, व्हाट इज दिस, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। नाउ आफ्टर दीज सोमैटिक हाइब्रिड्स बन गए हैं, है ना। कैसे बने हैं जरा देखते हैं। सो दिस इज योर एसिमेट्रिकल हाइब्रिड। तो एसिमेट्रिकल हाइब्रिड जो है उसमें एक के क्रोमोसोम कम या एक के क्रोमोसोम नेग्लिजिबल होते हैं। एक्चुअली इनको हम कभी कभी साइब्रिड्स भी कह देते हैं, है ना। तो व्हाट आर साइब्रिड्स एक्चुअली, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, कई बार एसिमेट्रिक हाइब्रिड्स में यूज कर लिया जाता है इस टर्म को, बट एक्चुअल में साइब्रिड्स क्या होते हैं? आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सोमैटिक हाइब्रिड्स? तो साइब्रिड्स भी 2 प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन से ही बनता है, नो डाउट, बट एक जो लास्ट में आपको हाइब्रिड मिलता है ना, उसमें न्यूक्लियस एक का ही होता है, साइटोप्लाज्म दोनों के होते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जब आप देखिए, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, राइट। इसका न्यूक्लियस somehow is not there in this cell, है ना। ये विदाउट न्यूक्लियस सेल बना है। रिप्रोडक्शन के टाइम, मियोसिस के टाइम पेयरिंग जो है रिलीज नहीं हुई, कुछ हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक सेल में न्यूक्लियस नहीं गया है। अब ये जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, अब इसमें क्या है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है। इसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। तो जब ये 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट तो आपका मिक्सचर हो गया है ना, येलो एंड ग्रीन मिक्सचर हो गया है, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ हमारे पास एक ही सेल का आया है। तो ऐसे सेल्स जिनमें साइटोप्लाज्म 2 अलग अलग स्पीशीज से होते हैं लेकिन न्यूक्लियस एक ही स्पीशीज से होता है, ऐसे सेल्स को साइब्रिड्स कहते हैं। एक्चुअली एसिमेट्रिकल हाइब्रिड्स में भी ऐसा हो जाता है ना, कि यहाँ आया तो था दूसरा न्यूक्लियस, लेकिन वो टाइम के साथ गुम होगा, गायब हो गया, लॉस हो गया, तो लास्ट में बचा तो एक ही, और साइटोप्लाज्म दोनों से आया है, तो लास्ट में वो भी साइब्रिड की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए उनको साइब्रिड यूज कर लिया जाता है वर्ड। बेसिकली साइब्रिड का मतलब होता है 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म का मिक्स होना और न्यूक्लियस एक ही स्पीशी का होना, उसे हम साइब्रिड कहते हैं। नाउ साइब्रिड और हाइब्रिड तो आपको समझ आ गया। हाइब्रिड 2 अलग अलग इंडिविजुअल का क्रॉस करवा लीजिए, हाइब्रिड बन जाएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ चुके हैं।
two different genetically dissimilar parents gives you a hybrid. दो अलग अलग साइटोप्लाज्म बट एक ही न्यूक्लियस, एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस, ये हाइब्रिड बनाता है. Now what are hybrids? Hybrids क्या होते हैं? So have you heard this term apomixis? Apomixis होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. लेकिन कोई भी स्पीशी फुली एपोमिक्टिक नहीं होती, 100% एपोमिक्टिक नहीं होती है. वो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक होती है, यानी कि उसके कुछ सीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं और कुछ सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं. उसे कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक प्लांट. जब दो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक प्लांट मिलते हैं और एक हाइब्रिड बनाते हैं तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है. So I hope these terms are very clear. What are hybrid, what are hybrids, and what are hybrids? Hybrids are the progenies of the two apomictic plants. दो apomictic plants से हमें hybrids मिलते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हम ये जो क्लास है ये समाप्त करते हैं, एक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि हमने जो ये राम कहानी पढ़ी सोमेटिक हाइब्रिड्स की, क्या इसका कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल है हमारे पास? क्या हम सोमेटिक हाइब्रिड से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं? तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हम डिफरेंट साइटोप्लाज्म्स को मिक्स करके वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट जीन्स को मिक्स करके वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं. कोई एक ऐसा पोमैटो बना सकते हैं जो इस दुनिया में पहली बार बना है. ऐसा बहुत कुछ बना सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं पा रहा है लेकिन कर सकता है. पोमैटो उसी का एग्जाम्पल है, यानी कि धरती के नीचे भी फ्रूट्स और धरती के ऊपर भी फ्रूट्स. नीचे आपको क्या मिलेंगे? पोटैटोज मिलेंगे और शूट में आपको टमाटोज मिलेंगे. दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, क्रॉस कराना भी इजी है. तो पोमैटो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है और इसी तरीके से इसे इंस्पायर होके हम डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के और न्यू स्पीशीज, न्यू प्लांट्स बनाने के लिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम करते हैं आज की क्लास एंड. How you felt about the classes? Do mention in the comment box. और ये पीछे आप अपने बैचेस देख रहे हैं. Even if you are preparing for plant sciences, IBPS AFO, RRSO, Jharkhand FSO, FSSAI, you can enroll in the batches. आपके बैचेस का जो भी अवेलेबिलिटी है वो अड्डा 24/7 की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर ही है. फीस यहाँ पर रिटन भी है, वहाँ पर भी आपको मेंशन होगी. जस्ट यूज द कोड Y448A. आपकी फीस में मैक्सिमम 77 to 80% तक रिडक्शन हो जाएगा एंड यू कैन एनरोल इन द एनी बैच ऑफ द अड्डा 24/7. और अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक, क्योंकि इसमें मल्टीपल एग्जाम्स की पेड क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई बुक्स सब आपको एक ही प्लेस पर मिलता है. हाउ टू एनरोल इन दीज बैचेस? तो आपके जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें लिंक गिवन है ना. इस लिंक में आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. डाउनलोड करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है. ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनेंगे तो यहाँ साइड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जो भी बैचेस हैं वो आपको दिखेंगे. राइट, तो मान लीजिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर महापैक, है ना, सारी चीज़ों के लिए हम मान लेते हैं. तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे मुझे इस पैक की सारी डिटेल्स मिल जाएगी. क्या इसमें इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कितनी इसमें टेस्ट सीरीज़ हैं, कितने आवर्स की इसमें क्लासेस हैं, एवरीथिंग विल बी गिवन है. अगर मुझे या आपको अपने लिए सही लगे तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे. ठीक है, बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे Y448A. जैसे ही Y448A का इस्तेमाल करेंगे, योर फीस विल बी रिड्यूस्ड टू 77 to 80%, डिपेंड्स ऑन द डे, कौन सा ऑफर कब चल रहा है. राइट, और आप इनमें एनरोल कर सकते हैं. ओके, थैंक यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर. मिलते हैं सैटरडे लाइव क्लास में
with your doubts and all the best for your coming exam. आपके एग्ज़ाम आ रहा है, so उसके लिए very all the best to all the aspirants. Keep working, keep studying with me, Dr. Meenakshi Rathi.